डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों नहीं आवाम को रिलीफ दिया जा रहा? क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये कहा जाता है कि जी महंगाई अब ज़्यादा हो रही है, लेकिन जैसे ही अब कम हो रही हैं कीमतें तो महंगाई की शरह कम क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं इसका ग्राफ नीचे आ पा रहा? ये बतदरीज साल से जो हमारे करतूत हैं उसके नतीजे में आज हम इस नहज पर पहुंचे हैं कि जहां भूख, अफलास, नंग, लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। हालत यह है कि पिछले बरसों में हमारी 5.1% जीडीपी ग्रोथ थी और इस दफा कह रही है हुकूमत के 0.86 होगी, जबकि कह रहे हैं कि नेगेटिव में ये जाएगी ग्रोथ। और फिर उसके बाद उसके सोने पे सुहागा ये कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी बतदरीज चली आ रही है पिछले एक साल से, उसका असर इस पे न सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और फिर इंस्टेबिलिटी के साथ साथ जो यूएनओ की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भूख की यानी कि जो हंगर के जो हमारी रेशो बढ़ती जा रही है वो इस खतरनाक हद तक बढ़ रही है कि लोग फाका कशी तो पर तकरीबन आ ही गए हैं, तो उससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 70 साल में 38% प्राइसेस चीजों की नहीं बढ़ी और फूड इन्फ्लेशन तो इससे ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन तो इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोग अपने लोगों बच्चों को स्कूल छुड़वा के और अपनी खुराक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त डेट टू जीडीपी रेशो, हम अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारा एक डेट लिमिटेशन एक्ट है हमारा, जिसमें 60% से आगे हम नहीं जा सकते। और आज के दिन दिसंबर के आखिर तक हमारा, और अभी उससे ज्यादा हो गया है, 81.1% पे हम डेट टू जीडीपी रेशो पे पहुंच गए हैं। हमें जो फिंच ने CCC माइनस में कर दिया है, बिजली की चोरी हमारे पास 430 बिलियन की होती है। और इस पे मैं अभी आता हूं कि मजीद हम इसको, ये हुकूमत जो दावे कर रही है, दावे के साथ साथ कुछ अमल भी करके दिखलाए, और उस अमल की तरफ गामजन होती नजर नहीं आ रही है। और वो क्यों नजर नहीं आ रही है, पहले इसकी मकबूलियत का एक मैं और आपको हाल सुना दूं कि जो आपने इंटरनेशनल बॉन्ड फ्लोट किए हुए हैं जिसकी की फेस वैल्यू $100 अगर है, तो इस वक्त आपको मार्केट में वो $52 में मिल रहे हैं, यानी कि 48% जो दुनिया के लोगों ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वहां गिर गई है आके, और उसकी हमने अभी अदायगियां करनी है। हमारी जो इस वक्त एक्सटर्नल डेट है यानी कि कर्जे जो हम पर बाहर बैरूनी है वो 131 बिलियन के करीब कर्जा हमारे पर चढ़ा हुआ है। तो आप बता रहे हैं ना कि किस तरह महंगाई क्यों, तो महंगाई को रोकने का हुकूमत के पास अमल जो है, जो करना चाहिए दिए हुए हालात में, मारूजी हालात में, वो नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पास 43 डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट के, जिसके साथ 400 अटैच डिपार्टमेंट है और उसमें 6.5 लाख उसमें एम्प्लॉइज हैं। ऑटोनमस बॉडी जो है, जो हमारा खून चूस रही हैं, और कई दफा इस हुकूमत ने भी कहा कि हम उसको जो है कुछ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कुछ उसमें 5,20,000 एम्प्लॉइज हैं। तो ये सारे के सारे उन टैक्स के पैसों से पल रहे हैं जो कि टैक्स के पैसे हमें रिलीफ देने के लिए दिए जा सकते थे, वो अपने ही इदारे, हुकूमती इदारों को पालने के लिए खर्च हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो हो क्या सकता है इस वक्त हमारे लिए, अगर हुकूमत करना चाहे और थोड़ी सी उसको अगर सांस में लेने की अगर उसको मोहलत मिल जाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और अपने उल्लू सीधा करने से, तो होगा क्या कि इस वक्त हमारे जो है वो 70 बिलियन, जिसमें कि 60 का इंपोर्ट है और सर्विसेज का 10-70 बिलियन है, जबकि एक्सपोर्ट 30 से भी कम है और रेमिटेंस 30 के करीब 70 है। 10 बिलियन का गैप ये पूरा कर सकते हैं। मैं इसलिए आपके नाज़रीन के लिए जिक्र कर रहा हूं, और उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम पाम ऑयल ही जो है वो 4.5 बिलियन का ले लेते हैं। इसी तरह और हमारे अखराजात तलल्ले, और जो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, अगर उसकी सही राइट साइजिंग करें, उसको प्राइवेटाइज करें, तो लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकता है, वरना हमें कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आपने आज के ही अखबारों में होगा कि जो खुदकशियां लोग कर रहे हैं, और वो खुदकशियां करने पर मजबूर इसलिए, और डेली कोई ना कोई खबर आ रही है, तो वो उस लिहाज से यही कहा गया है ना कि जो लोग खुदकशियां कर रहे हैं वो तंग आ चुके हैं।
اور اسی پہ میں تو اتنا کہوں گا کہ تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرانا دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم، لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، یہ قوم رشتہ امید توڑتی جا رہی ہے، لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، لو اب کبھی گلہ نہ کریں گے کسی سے ہم، یعنی خودکشی کریں گے۔ تو یہ حالات بہتر نہیں ہوئے تو یہ خوفناک سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم صحیح یہاں سیاست کھیلتے رہ جائیں گے کہ لوگ فاقہ کشید، میں نے آپ کے سامنے تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی سامنے رکھ دی، تو لہٰذا سیاست اپنی جگہ پر کھیلیں، لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو اس میں کوئی کوئک فکس ہے، کوئک فکس قسم کے معاملات کو سامنے رکھ کر کچھ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جو جب چیف منسٹر تھے تو اتنے متحرک تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کیا کنسٹرینٹ ہے، اتنی ساری پارٹیاں جو ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کنسٹرینٹ میں رہتے ہوئے بھی ان کو تو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن کسی کنونشن سینٹر جیسی جگہ پر بیٹھیں، جو فائلیں 2 مہینے میں نکلتی ہیں اس کو ایک دن میں نکالیں۔ اسی طریقے سے جو ہماری اور امپروومنٹس جو میں نے ابھی ذکر کیا، ان امپروومنٹس کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کو پیسہ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی امپروومنٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی۔ یہ تو ایسے ہی اقدامات جو کہ اس وقت ناگزیر ہو چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا بس یہ سیاست ہی کھیلتی رہے گی حکومت، یا پھر کوئی عوامی مسائل پر بھی توجہ دے گی؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے اسکولز میں بچوں کے داخلے کی شرح دیکھیں تو بچے اب اسکول میں داخلے کی بجائے بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اسکول سے باہر رکھ رہے ہیں تاکہ وہ ان سے محنت مزدوری کرا سکیں اور گھر کا چولہا جل سکے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ 1 سال 1.25 سال میں اس حکومت نے ایک رتی بھر عوام کے لیے کام نہیں کیا۔ جو نیریٹو وہ آپ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا، ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ اپنے کیس ختم کیے، نیب ختم کی، اوورسیز پاکستانی ووٹ ختم کیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی، اس کے بعد قانون سازی کر رہے ہیں انڈیویجول کو، اسپیسیفک کو فائدہ پہنچانے کی، اور عدلیہ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے سیاست کے یہ علاوہ کوئی اور کام کیا عوام کے لیے؟ عوام نے ان کو کیوں گورنمنٹ دی تھی؟ somebody should ask them a question کہ آپ کو عوامی نمائندے کیوں چنا گیا؟ آپ نے پھر اس کے بعد عوامی نمائندے حکومت کیوں بنائی؟ عوام کے لیے۔ اور بریگیڈیئر صاحب، یہ حکومت تو آئی بھی مہنگائی کی نیریٹو پہ تھی، ان کی جانب سے مارچ بھی کیے گئے تھے۔ بالکل، تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا۔ بائی واٹ دا ہیل یو ہیو ڈن اٹ؟ اپنا حساب دو، آپ کیوں آئے تھے؟ اگر آپ کے پاس آنسر نہیں تھا تو آپ اور افطار 1 مہینہ 6 مہینے رہنے دیتے، اس کو پتہ چلتا پی ٹی آئی کہاں نوز ڈاؤن جا رہی تھی، آپ الیکشن جیت کے 5 سال کے مینٹ سے کام کرتے۔ لیکن آپ نے اپنے کیسز ختم کرانے تھے، اپنے فائدے اٹھانے، رات سیاست کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے لیے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 یہ ہے، کوئی اسٹریٹجی ڈرائیو بتائیں کہ اس ملک میں آپ کے ایف بی آر میں ہم منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی، جی ہمیں اتنے $1 ملین دے دیں، اتنے $1 بلین دے دیں، جو ڈویبل گھر کے اندر وہ تو کریں۔ 2000 سے 3000 ارب روپیہ ایف بی آر میں سیل ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں چوری ہوتا ہے کسٹم میں۔ کوئی ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کی کہ اسٹریم لائن کرے سسٹم کے، کمپیوٹرائز کر دیں کہ مینول ختم ہو جائے۔ اسٹیٹ کارپوریشن جیسے بھی پیچھے ذکر ہو رہا تھا، آپ کی پی آئی اے، ریلوے، اس کے بعد یہ اسٹیل میل، اس طرح کی 300 کارپوریشن ہے جن کا حکومت چلا رہی ہے، 800 سے 900 ارب روپیہ سال کا لگاتے ہیں۔ آپ صرف یہی پیسہ دیکھ لیں تو ڈو وی نیڈ اینی تھنگ؟ پرائم منسٹر جاتے ہیں باہر چارٹر جہاز میں، ایک جانے کا خرچ انڈیویجول 3 دن 4 دن جہاز کھڑا رہتا ہے، اس کا کتنا چارجز ہوتے ہیں؟ نو بڈی از پوچھڈ۔ آپ کے فیڈرل سیکرٹری جو بینیفٹ لیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر، آپ دیکھیں کیا انہوں نے اسٹیڈیٹی کی ہے، 6 گاڑیاں چل رہی ہیں، وہی پیٹرول چل رہا ہے۔ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچ ہو رہا ہے، تو آپ ان ہاؤس تو کریں، یہ پیسہ بچائیں نا، کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس میں سوائے اب وہاں سے یہ پی سی سے، میرٹ سے یا سرینا کے علاوہ کہیں سے آپ کی کھانا نہیں آتا، یہ ٹیبلٹ لوگوں میں نہیں آتی ہے۔ امریکہ میں جائیں، پریزیڈنٹ اٹھے گا، 1 کپ چائے دے گا، 1 بسکٹ دے گا، اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ دیٹس واٹ دے ڈو اٹ۔ تو اس کو کس نے کرنا ہے؟ یہ کام ہے آپ کر رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ آپ کبھی کسی کو پکڑ رہے ہیں، آپ کبھی کسی کو پکڑ رہے ہیں، ٹوٹل آپ کا کیا، آپ ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں، جی اس نے یہ کر دیا، اس نے القادر کو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ بھائی یو کم اینڈ ٹیل واٹ یو ہیو پلانڈ فار دا پیپل آف پاکستان۔ وہ تو کیسز کورٹ پہ چلیں گے، کورٹ ڈیل کریں گے، قانون کے مطابق سزا ہو جائے گی۔ واٹ ہیو یو ڈن اٹ؟
रोजाना मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, सो एक काम ये कर लिया, उधर इरफान कदर से पाएंगे, बात करेंगे जी ये अलकदर भी हो गए। भाई वो तो केस चल रहा है, चलने दें। डू शो या सम प्रोग्रेस टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप वोट कैसे लेंगे? इस वक्त मुझे ये बताइए कि अगर PMLN सबसे कमजोर पार्टी है इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी इज फॉर अहेड, पीपल्स पार्टी इज फॉर अहेड, ये तो सारा मलबा उनके ऊपर गिर रहा है। और सिर्फ एक पंजाब में सेंटर और नॉर्थ में थोड़ी बहुत PML रहेगी, बाकी तो ये नोवेयर। हाउ कैन यू कम इन फेडरल गवर्नमेंट? तो ये बातें समझने की जो ये नहीं समझ रहे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, नहीं लेकर आए। सही। पॉलिटिकल आपने कॉल नहीं दी नेशनल डायलॉग की, बिकॉज यू नेवर वांटेड, आप वांटेड प्रोलॉन्ग करने के लिए। सो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, समझ जाएं, डू समथिंग पीपल, इससे पहले कि लोग फिर सड़कों पर आएं हुकूमत के लिए कि जी हमारा हक तो जो हमें, जिसके लिए हमने आपको चुना था। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। जवाद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या सिर्फ इसी तरह होता रहेगा कि आकर टीवी पर सिर्फ हम यू टॉक शोज करते रहेंगे और हुक्मरान आकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और इसका हल कोई नहीं निकल पाएगा? महंगाई का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जाता जाएगा और जो खुदकुशियां हो रही हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी शरह इसी तरह बढ़ती जाएगी? जो मुझे समझ आ सकी आपके सवाल से, मैं बाकी भी दोस्तों को सुन रहा था। देखिए, महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। स्कूल में बच्चे भेजना मुश्किल हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आटा चीनी ख़रीदना, सब्ज़ी ख़रीदना बड़ा औखा काम हो गया, इसमें कोई शक नहीं है और किसी शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं है। माशी हालात ख़राब हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि वो महात्मा जो अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे कि जब कोई जुलूस निकलता है, जब कोई एहतजाज होता है, तो पता है कितना नुकसान हो जाता है, पता है मईशत को कितना नुकसान पहुंचता है, पता है हमारा तासुर क्या जाता है। जब से हमने ये तो कह दिया कि एक साल में इन्होंने कख नहीं किया, इनकी कारकर्दगी क्या है, यकीनन उस पर सवाल उठने बनते हैं, उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन वो जो एम्पायर की उंगली वाले थे, उन्होंने भी एक साल में कुछ चैन से बैठने दिया है किसी को? क्या उन्होंने भी ये कहा कि हम तो बाहर आ गए हैं इक़्तिदार से, अब देख लें ये क्या करते हैं? और फिर अगर वो साल बैठे रहते या खान साहब ना तोड़ते ये असम्बलियाँ, हम सॉरी कि चेयरमैन जो PTI के हैं वो ना तोड़ते दोनों असम्बलियाँ, चलने देते, कोशिश करते रहते, प्रेशर रखते, पंजाब अपनी बात करता, KPK अपनी बात करता, लेकिन उन्होंने तो ना आवाम को सांस लेने दिया, ना एस्टेब्लिशमेंट को सांस लेने दिया, ना फौजी जो जर्नैल हैं उनको सांस लेने दिया, ना इदारों के सरबराहों को सांस लेने दिया, ना पार्लियामेंट को सांस लेने दिया। उन्होंने तो सांस ही नहीं लेने दिया, उल्टी बाल्टियां पहन के फिरते रहे और वो कहते रहे कि मैं तो जख्मी हो गया हूं जी, मैं तो चल नहीं सकता। ये भी तो सामने रखना पड़ेगा ना। ये कारकर्दगी खुद भी अपनी सूबों में दिखा देते, इनकी कारकर्दगी पे जो बुरी थी तो इनका गिरेबान पकड़ लेते। लेकिन असल इशू ये है कि साल में इन्होंने कख नहीं किया, उसने भी तो साल में कुछ करने नहीं ना दिया, इनको तो वो पकड़ रहा था। अब जाके ये 9 मई के वाक़े के बाद ये सारे मामलात हुए हैं PTI के हवाले से, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, वो भी जुर्म करके, बगावत पे उकसा के।